जापान की राजनीतिक व्यवस्था तक हम बता कर रखे थे, और जापान की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे अंत में बताए थे कि जापान के लोगों का एक मिथ की कहानियाँ, और मिथ की कहानी का मतलब होता है कि वहाँ के द्वीपों को उनके भगवान यानी सूर्य देवी ने बनाया है और उनके सम्राट को वे उत्तराधिकारी मानते हैं। यहाँ तक हम कल को समझा दिए थे। उसका आगे आज है मेजी की पुनर्स्थापना। ये हेडिंग आज का पार्ट 4 है, क्लास हिस्ट्री का, क्लास चैप्टर 11 क्लास 11, जिसमें कहा गया है, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि 1867 और 1868 डेट को इम्पोर्ट याद रखिएगा। एक वंश है मेजी वंश। ये मेजी वंश ने यानी इनके नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि 1867-68 के पहले तोकुगावा वंश शासन करते थे, लेकिन जैसे ही मेजी वंश आए तो उनका शासन समाप्त हो गया, तोकुगावा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेंगे कि मेजी वंश ने किसके शासन को समाप्त किया? तो इसका उत्तर होगा तोकुगावा वंश को समाप्त किया, या मेजी वंश ने किस वंश को समाप्त किया? तोकुगावा। ठीक है ना। इस तरह एक क्वेश्चन और था आपको, अगर याद हो तो मैंने आपको पढ़ा कर रखा है कि अब्बासी वाला वंश पढ़े हैं आप लोग। अब्बासी ने किस वंश को समाप्त किया था? क्वेश्चन है, समझ आपको उत्तर बताइए इसका। उम्मयद वंश, सही है, उम्मयद वंश को समाप्त करा था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब्बासी वंश की राजधानी कहाँ थी, किसको याद है? बगदाद। चलो सही उत्तर है। मैं अगर उम्मयद वंश की राजधानी पूछ लूं तो, उम्मयद का राजधानी पूछ ले तो सारा चीज को याद रखा करो। दमिश्क, ये सही उत्तर है, दमिश्क। अच्छा, मैं अगर एक सवाल और अंत पूछ लूं कि अब्बासी ने उम्मयद को कौन सा आंदोलन में समाप्त किया था? एक आंदोलन चलाकर समाप्त करा था, दावा आंदोलन। सही उत्तर है दावा। दावा के लिखा होगा, कहीं पर दवा लिखा होगा, तो एक ही है, थोड़ा समझ जाइएगा। उसी तरह यहाँ पर भी है दो वंश, जैसे वहाँ दो वंश थे, यहाँ भी दो वंश है। मेजी वंश ने तोकुगावा वंश को समाप्त कर दिया, उतना लोड नहीं लेने का, बस समाप्त हो गया, खत्म। मेजी वंश ने समाप्त कर दिया। कब किया? तो 67-68 में, 1800 याद रखिएगा। फिर होते हैं कि 1853 में अमेरिका का एक व्यक्ति कामोडोर मैथ्यू पेरी, नाम याद रखिएगा, मैथ्यू पेरी कहाँ आया? जापान आया। कहाँ से आया? अमेरिका से जापान आया 1853 में ये मैथ्यू पेरी, और यहाँ पर एक संधि किए। संधि समझते हो? संधि समझते हो ना? संधि मतलब किसी पेपर पर दोनों देश का हस्ताक्षर होना उनके राजनयिक के प्रेजेंट में, तो जिससे जापान और अमेरिका के मध्य राजनयिक और व्यापारिक संबंध बिल्कुल स्थापित हुए, अच्छे से चलने लगे। 1868 में एक आंदोलन के द्वारा, कोई आंदोलन होगा 1868 में, एक आंदोलन के द्वारा शोगुन को बलपूर्वक सत्ता से हटा दिया गया, और सम्राट जो वहाँ के थे जिसका नाम था मेजी, ये सम्राट मेजी के नाम पर पड़ा था मेजी वंश। इस सम्राट को कहाँ लाया गया? एदो लाया गया, याद रखना। फिर सुन लो, यहाँ देखिए 68 में कौन आया? मेजी वंश आया ना। मेजी वंश आया, तोकुगावा को समाप्त किया। अब सबके ऊपर कोई आदमी ने बैठा हुआ ना, सबके ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ ना। इनके ऊपर देखो क्या बोलते हैं कि इस सम्राट मेजी को जब इनके शोगुन पद को समाप्त करा दिया गया, तो इन सम्राट को कहाँ उठा के ले आया? पकड़कर एदो ला गया। और एदो मैंने बताए थे, एदो एक शहर भी है, एक राजधानी भी है, ये पूर्वी राजधानी है। इसी का नाम बाद में चेंज होता है, अभी आगे हम बताएंगे। तो सुनिए, इसके बीच में और कहानी क्या क्या उसको सुन लीजिएगा। इनमें कहा है कि पेरी को जब 1853 में जब पेरी कहाँ आए? जापान आए। कहाँ के पेरी? कहाँ के थे? अमेरिका के, याद रखना, अमेरिका के थे पेरी। 1853 में कहाँ आए थे? जापान आए थे। क्यों आए थे? एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए। किनके साथ? अमेरिका के साथ। उस संधि में क्या लिखा हुआ था कि इन दोनों देशों के बीच क्या अच्छे हो जाएंगे? राजनयिक संबंध और व्यापारिक संबंध दोनों ही अच्छे ढंग से चलेंगे। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो जापान चीन के रास्ते में था और अमेरिका चीन में एक बड़ा बाजार देखता था। इसके अलावा अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने बेड़ों के लिए ईंधन लेने की जगह चाहिए थी। बेड़ों का मतलब क्या होता है? क्या लिखा है यहाँ पर कि अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने बेड़ों के लिए, बेड़ों का मतलब होता है अपने जहाज़ों के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती थी। उस समय केवल एक ही पश्चिमी देश या जिसका नाम था जापान, उनके साथ व्यापार करता था और उनसे व्यापार करना अच्छा भी था। वह था हॉलैंड, पश्चिमी देश में। पेरी के आगमन से ने जापान राजनीति पर महत्वपूर्ण असर डाला। देखिए, जैसे पेरी समझ गया, पेरी बार बार नहीं बोलेंगे, पेरी मतलब ए व्यक्ति। जब पेरी आए जापान
तो पेरी के आगमन से जापानी राजनीति पर महत्वपूर्ण असर पड़ा। क्या पड़ा कि सम्राट की अचानक अहमियत बढ़ गई राजा की, जिससे तब तक बहुत कम राजनीतिक सत्ता मिली थी, आज अचानक से इसका इज्जत बढ़ गया। 1868 में के आंदोलन द्वारा, क्या बोलता अभी वही चीज़ बता रहे हैं कि 1868 में एक आंदोलन द्वारा शोगुन को जबरदस्ती मतलब बलपूर्वक उनके ही सत्ता से हटा दिया और सम्राट मेजी को कहाँ लेकर आया, एदो लेकर आया था। याद रखना, एदो लेकर आया है और एदो को राजधानी बना दिया गया और इसका नया नामकरण हुआ टोक्यो। इस बात को याद रखना, एदो को ही आप पूछ सकता है कि एदो का नया नाम क्या है। किधर को गया, एदो का नया नाम क्या है, इसको याद रख लीजिएगा। तो एदो का नया नाम है टोक्यो। याद रखना, एदो का नया नाम टोक्यो है। एदो का नया, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, इसको नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। एदो का नया नामकरण हुआ टोक्यो। टोक्यो, इस बात को याद रखिएगा। और टोक्यो का मतलब होता है पूर्वी राजधानी, इसको भी लिख लीजिएगा कि टोक्यो का मतलब होता है पूर्वी राजधानी। टोक्यो का मतलब होता है पूर्वी राजधानी। पूर्वी राजधानी, इसको आप लिख लीजिएगा। उसका आगे चलते हम लोग 1870 के दशक में। 1870 दशक हमने कई बार समझा, दशक में क्या होता है 10 साल। इसका मतलब कितना होना चाहिए यहाँ पर, 70 से 80। 10 मतलब 10 साल। पहले बताए तो इसका मतलब होता है जहाँ पर 10 लिखा रहेगा 70 से 80 के बीच में बात हो रही है। 1870 के दशक से नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण शुरू हो गया। कहाँ पर, अगेन जापान पर। ठीक है, कहाँ पर, तो जापान पर शुरू हो गया। इसके तहत हुआ क्या, तो इसके तहत लड़के और लड़कियां दोनों को ही स्कूल जाना क्या हो गया, एकदम अनिवार्य हो गया। क्या गए स्कूल, हाँ। 1910 तक कहते हैं स्थिति ऐसी हो गई कि कोई भी स्कूल जाने से वंचित नहीं रहा। क्या कारण है कि सबको स्कूल पहुंचने लगे, क्योंकि उस समय पढ़ाई की फीस बहुत कम थी। यही कारण था क्या, यही कारण थे, पढ़ाई फीस कम थी तो सबको स्कूल चलो प्राइवेट स्कूल। जहाँ फी बढ़ गया छोड़ दो स्कूल कोचिंग। ये झारखंडे में होता है खाली, फीस कम रखो, देखो सब फ्री में दो, फिर देखो मजा। सरकारी स्कूल में बच्चे तो कितना ना, क्यों, फीस 0, ड्रेस मिल जाता है, खाना मिल जाता है, समय पर पेंशन है उसको क्या बोलते उसको, उसका पेंशन को स्टिपेंड मिल जाता है। सब चीज़ समय समय मिल जाता है। प्राइवेट में ऐसा नहीं है, ऊपर से वो लेते हैं। तो तभी तक बच्चे आते हैं प्राइवेट में जब तक फीस लो होती है। जैसे ही 4 टका बढ़ाओ धीरे धीरे करके सब गायब, और जैसे ही फीस को कम कर दो महुआ की तरह गिरेगा आके, है कि नहीं। तो यहाँ लिखा क्योंकि उस समय पढ़ाई की फीस बहुत कम थी, इसीलिए विद्यालय में सबको पहुँच रहे थे 1910 तक। जी नहीं, बिल्कुल। हमें अब इसके याद करो, इसके पहले पढ़ाए थे कि जापान में सभी बच्चे होनहार थे। पढ़ने के लिए वो किताबें किराए पर लेकर आते थे, नूडल नहीं खाते थे। याद करो कुछ दिन समय, इसके पहले के वीडियो में हम बता कर रखे हैं, है ना। तो वो रीजन था, ये रीजन नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए वहाँ से अच्छे अच्छे होनहार और लेखक कई प्रकार के लोग निकले, अच्छे लोग। लेकिन बोलते हैं कि शुरुआत में इनकी जो दिनचर्या है पश्चिमी नमूनों पर आधारित था, लेकिन बाद में जापानी अध्ययन पर बल दिया गया, क्योंकि हम जापानी हैं तो जापान का ही पढ़ेंगे, पश्चिमी का नहीं। आगे होता है कि यहाँ का जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय उसको हम लिखेंगे अभी, पहले समझाते हैं कि यहाँ का जो शिक्षा मंत्रालय है वो 2 चीज़ों पर बड़ा विशेष जोर देता था। शिक्षा मंत्रालय यहाँ पर 2 चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा जोर देते थे। एक चीज़ था टीचरों का, अच्छे टीचरों को सिलेक्ट करना, और दूसरा अच्छे अच्छे किताबों को सिलेक्ट करना, ठीक है ना। शिक्षकों का प्रशिक्षण,
और साथ में अच्छे बुक किताब, अच्छे किताबों का वो क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे। और इन्हीं को कहा गया है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा, इनको कहा गया है नैतिक शिक्षा। याद रखना, फिर से क्या बोलेंगे, वहाँ का जो शिक्षा मंत्रालय है वो दो चीज़ों पर विशेष जोर देते हैं कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, प्रशिक्षित, यानी अच्छे ट्रेनर हो, और अच्छे अच्छे किताबें अगर मिल जाए बच्चों को तो वो अच्छे से आगे बढ़ेंगे। और इन्हीं को कहेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, नैतिक शिक्षा। वहाँ का शिक्षा मंत्रालय का ऐसा बातें थी। और नैतिक शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या शिक्षा दी जाती थी, तो यहाँ पर नैतिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा दी जाती थी कि माता पिता की सेवा करें। नैतिक शिक्षा है, मॉरल है ये सारा चीज़, कि माता पिता की सेवा करना, आदर करना, राष्ट्र के प्रति वफादारी, और सबसे अहम बात जो है, पहला क्या लिखाए थे कि माता पिता की सेवा करना, ये पहला है, आदर करना। दूसरा है राष्ट्र, जिस भी राष्ट्र में आप रह रहे हैं उस राष्ट्र के प्रति वफादारी, गद्दारी नहीं। और तीसरी जो अंतिम बात है, जो बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है, और उनका वो तीसरा नंबर जो पॉइंट है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, कि देश का अच्छा नागरिक बनना, गुड सिटीजन, टू बी ए गुड सिटीजन, यानी अच्छा नागरिक। तो ये तीन बातें जो हैं नैतिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया था, तो इस बात को याद रख लीजिएगा। अब इन पॉइंट को आप इंक्लूड कर लो अपने नेक्स्ट पॉइंट में। क्या लिखोगे, लिखिएगा उसमें कि शिक्षा मंत्रालय पाठचर्या पर, उसको रोक देना, फिर चलते हैं आगे में हम लोग औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर आधुनिकीकरण। इसके बाद चलते हैं, लिख लिए इसको, देख लिए सब कोई, देख लिए सब कोई इसको। चलिए ऐसे आगे चलते हैं, आगे होया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेजी सरकार के अंतर्गत, बताओ ध्यान सुने, मोदी सरकार न है, मेजी है, वहाँ मोदी ने लिख दीजिएगा, क्या भावना में मत बहिएगा। मेजी है, हम लोग जापान में, इंडिया में नहीं, सुन लीजिए। चैप्टर तो जापानी का पढ़ रहे हैं ना, है दुनिया है करती है। मेजी सरकार, मोदी सरकार नहीं है, भावना में मत बहिए, ये बीजेपी न है, समझ बात को। मेजी सरकार के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का आधुनिकी, थामो अभी होमवर्क दिए थे एक, धुनकी क्या है, धुनकी लागे रे, गाना है ना। अच्छा कौन सा पिक्चर का बता पाएंगे कोई? ना भाई के नहीं, मेरे ब्रदर की दुल्हन। आओ, आधुनिकीकरण के लिए कृषि पर कर लगाकर धन एकत्रित किए। अच्छा कोई बताइए गाना कौन गाया था? ऐसे पढ़ रहे, यही से पढ़ रहे आते हो हैं, कौन गाया था, कौन गाया था? मास्टर तुमको क्या लग रहा है इससे जी, हैं? तुमको पढ़ाओ ना अपना, पढ़ा रहे, थम जाओ, थोड़ा पूछ ले, बीच में गड़बड़ी कर दे क्या? देखिए कल अगर धन एकत्रित किया, धन मैंने देखो, कर क्या होता है, कर टैक्स। क्या कहा सुन लीजिए, कि मेजी सरकार के अंतर्गत अगर अर्थव्यवस्था को बनाना है, समझ गए, तो क्या करना पड़ेगा, कृषि पर टैक्स लगा दो। टैक्स लगाओगे, टैक्स माने क्या होता है, क्या है, सबका एक ही है, धन आएंगे और सरकार आराम से चलेंगी। जापान में पहली बार, सब तो पहली बार होता है, कौन सा दूसरे बार होता है? आज मेरी जिंदगी में पहली बार, याद को पहली बार क्या हुआ, रेलवे लाइन बिछ गई। रेल लाइन कब? 1870 से 1872 में बिछ गई, लेकिन कहाँ बिछी? टोक्यो। अभी बताए टोक्यो क्या है? एदो का ही आधुनिक नाम है टोक्यो, और टोक्यो का अर्थ क्या होता है, पूर्वी राजधानी। लिखा है ना कि टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह, योकोहामा बोल पाओगे ना, जीव नहीं ना पलट जाएगा, योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई। तो फिर सुन लो फिर से कि जापान में रेलवे लाइन कब बिछाई गई? 70-72 में, 1800। कहाँ? टोक्यो में। और किसके बीच में? योकोहामा बंदरगाह के बीच में बिछाई गई, जो कि मेजी सुधार का एक हिस्सा थी। यानी यहाँ से अब होता है डेवलपमेंट। जापान में वस्त्र उद्योग के लिए मशीन लाया गया। कहाँ से? यूरोप से। ले तो आया मशीन, लेकिन अब सब उसको ताक रहा है, क्यों? चलाना नहीं ना किसी को आता है। तब फिर एक उपाय लगाया, क्या कि मजदूरों को ट्रेनिंग दिलाने के लिए, प्रशिक्षण में ट्रेनिंग होता ना, मजदूर उस मशीन को कैसे चलाएंगे, इसका अब शिक्षा जरूरी था। मजदूर तो जानते नहीं थे, नवा मजदूर था, हाथ से काम होता था, अब मशीन में बैठ गए, कैसे जानेंगे कौन सा बटन टिपेंगे, कौन सा बटन चालू होगा? तो इसके लिए फिर से एक बार कोशिश किया कि विदेशी कारीगरों को, विदेशी कारीगर मतलब यहाँ पर होता है टीचरों को, जो मशीन को चला पाएंगे, वो टीचर को बुलाया गया। कहाँ से? अगेन यूरोप से बुलाया गया, ताकि यहाँ के मजदूर को क्या करे, शिक्षित कर सके और मशीन को चला सके।
धीरे करके 1872 में फिर आगे और बढ़ती हैं। यहाँ पर बैंक का भी स्थापना होता है। बैंक के बाद बोलते हैं 1872 में यहाँ की जनसंख्या थी 3.5 करोड़, वही 1920 में जनसंख्या बढ़कर कितना हो गई 5.5 करोड़। समझे, 5.5 करोड़। फिर कहते हैं कि अगर यहाँ के शहरों को देखूं तो यहाँ के शहरों में 1925 तक 21% जनता यहाँ पर निवास करती थी, लेकिन महज 10 साल में यानी 1935 में 32% जनसंख्या यहाँ के शहरों में रहने लगी। तो ये कुछ कुछ बातें थी जो अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण हो गया था कहाँ पर, जापान में। तो जो 2 पॉइंट अभी बताया मैंने उसको अब लिखा देते हैं, उसको लिख लीजिएगा। इसको यहाँ तक हो गया सबका, लगाते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं। हो गई जो लास्ट 2 पॉइंट बाकी था उसको बताते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर 1 पॉइंट छूट गया यहाँ पर, उसको लिख देते हैं। तो इतना ज़्यादा ये हो जाता ना, लिखने पर भूल जाते हैं। खैर सुन लो इसी को, उसको लिख लो उन्होंने कहा है, नहीं तो फिर जनता हमसे सवाल पूछेगी कि मास्टर बोले तो लिखे कहाँ नहीं, भूल गए क्या। 1872 में लिखेगा, हाँ 1872 में जापान में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ हुआ। सिंपल तो ये है। 1872 में जापान में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का स्थापना हुआ। ठीक है, ठीक है। चल सुनिए, यहाँ पर सुन लीजिए फिर से कि 1872 में जापान में जो जनसंख्या है 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ से बढ़कर 1990 में मैंने कितना हो गया 72, 70, 20, 1920 में यानी कितना हो गया 30 और 20, 50, लगभग 52 साल, नहीं 52 साल में जनसंख्या 5.5 करोड़ हो गई। 1925 में जापान की संख्या अगर प्रतिशत में देखें तो वहाँ के शहरों में 21% लोग रहा करते थे 1925 में, जो महज 10 साल में बढ़कर 1935 में कितना हो गई 32%। और 1972 में जापान में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का स्थापना भी हुआ था। रेलवे लाइन क्या बची थी 70-72 में, उसके बाद 72 में फिर क्या बची, बैंकिंग संस्थाओं का जाल बिछा। फिर आगे बढ़े तो जनसंख्या की बात आ गई। इस करके जापान में जो है अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। हो गया सबका लिखा हो गया, तो फिर फोन कर रहा क्या जी, हाँ रमेश फिर फोन आ गया, हमको लगा फिर तो एकदम ऐसे सोच पड़ गया, मतलब फिर फोन आ गया तुम्हारा गया। फोन पान कृपया रातों को चेता दीजिए कि सुबह टाइम में 6 बजे पढ़ते हैं, फोन पर ना कर जाए, तुम्हारा ज़्यादा फोन आता है। कहाँ मेरा फोन आया अभी? नहीं कोई बात ऊँचा नहीं, वो थोड़ा भावुक हो गया। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या आप अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं। भैया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।